हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था। मैं आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा रहा हूँ और उसका फर्स्ट टाइप जो है वो हमने पढ़ लिया था, मॉलिक्यूलर सॉलिड या आणविक ठोस जिनको कहा जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं सेकंड पार्ट की, जिसको कि आयनिक ठोस या आयनिक सॉलिड कहा जाता है। तो देखिए, आयनिक सॉलिड जो है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो आयंस होते हैं। अवयवी कण जो हैं वो आयंस होते हैं, जैसे कि कैटायन और एनायन की हम बात कर रहे हैं। आयनिक सॉलिड जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल को हिंदी में भंगुर कहा जाता है, यानी कि जो अपने छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर टूट जाए। इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, इनके गलनांक जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और सॉलिड स्टेट के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। यानी कि ठोस अवस्था के अंदर अगर हम बात करें तो ये विद्युतीय चालकता नहीं दर्शाते या बहुत कम दर्शाते हैं। लेकिन अगर इनका एक्वस सॉल्यूशन बना दिया जाए, इनको इनका जलीय विलयन बना दिया जाए, तो फिर क्योंकि आयंस जो हैं वो बन जाते हैं जलीय विलयन के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, इस वजह से ये कंडक्टिविटी शो करते हैं या चालकता या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। वेपराइजेशन की एंथैल्पी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, वाष्पन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। सॉल्युबल इन वाटर हैं, वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। वाटर में सॉल्युबल इसलिए होते हैं, तो जैसे हमने 11th में पढ़ा हुआ है कि समान समान को घुलता है या लाइक डिज़ोल्व लाइक। तो जो पोलर होंगे वो पोलर के अंदर डिज़ोल्व होंगे। तो क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो हैं वो पोलर नेचर के होते हैं, तो इसलिए वो वाटर जो है वो खुद एक पोलर कंपाउंड है, तो पोलर के अंदर पोलर घुलता है। लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये डिज़ोल्व नहीं होते। नॉन पोलर सॉल्वेंट में आ जाएगा बेंजीन आ जाएगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी। एग्ज़ाम्पल जो हैं इसके NaCl, KNO3, Na2SO4, ये इसके एग्ज़ाम्पल हैं। ये आगे डायग्राम है NaCl का, आप देख रहे हैं इसके अंदर जो ब्लैक डॉट बने हुए हैं वो Na पॉजिटिव हैं और जो रेड डॉट जो हैं वो Cl है। इस प्रकार से इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बनती है। तो ये एक आयनिक सॉलिड की फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, इसको आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ भी कर सकते हो। फिर हम बात करेंगे मेटेलिक सॉलिड की। मेटेलिक सॉलिड जो होता है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हैं वो पॉजिटिव आयंस होते हैं, जिनको कि कर्नेल भी कहा जाता है। कर्नेल जो है केमिस्ट्री के अंदर एक वर्ड यूज़ होता है। कर्नेल एक्चुअल में इसका जो वर्ड मीनिंग है वो है, कर्नेल गुठली को कहा जाता है, जैसे आम की गुठली होती है उस तरीके से। तो अपने जानते हैं कि आम की गुठली जो है वो निकलती कैसे है। जब आम के ऊपर के पार्ट को जब हम हटा देंगे तो उसमें से गुठली निकलती है। बिल्कुल इसी तरीके से किसी भी न्यूट्रल एटम में से जब हम उसके वैलेंस शेल को हटा देते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हटा देते हैं, तो जो पार्ट बचेगा, जो पॉजिटिव पार्ट बचेगा, उस पार्ट को कर्नेल कहा जाता है। जैसे मैं यहाँ पर सोडियम की बात कर लेता हूँ। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन जो है आप जानते हैं, लास्ट में S1 आता है। तो S1 के 1 इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल दिया जाए तो एक जो उसका शेल है वो वैलेंस शेल ख़त्म हो जाएगा। तो जो पॉजिटिव आयन बचेगा उसको कर्नेल कहा जाता है। तो मेटेलिक सॉलिड जो हैं उनके अवयवी कण हैं वो कर्नेल होते हैं या पॉजिटिव आयन होते हैं। इनके अंदर मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है, मेटल जो मेटेलिक आयंस हैं उनके बीच में। और ये सॉलिड जो है, मेटेलिक सॉलिड जो हैं वो हार्ड भी हो सकते हैं और सॉफ्ट भी हो सकते हैं। तो हार्ड की अगर हम बात करें तो जैसे आपने आयरन को देखा होगा, कॉपर को देखा होगा, तो ये हार्ड भी हो सकते हैं। लेकिन गोल्ड जैसी मेटल जो है वो सॉफ्ट होती है। सिल्वर जो है वो सॉफ्ट मेटल में काउंट होती है। तो इसको फिर हम बात करते हैं कि जो है इलेक्ट्रिसिटी के ये गुड कंडक्टर होते हैं। उसका कारण ये है कि क्योंकि हमने इनमें से इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, संयोजी इलेक्ट्रॉनों को हमने इसमें से निकाल दिया है, तो इस वजह से इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा
अमाउंट के अंदर होते हैं, तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होती है। तो इसलिए ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के ही गुड कंडक्टर होते हैं। मेटलिक क्लस्टर या धात्विक चमक जो है इनके अंदर पाई जाती है, और कुछ केसेस में इनमें कलर्स भी पाए जाते हैं। ये मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। मेलिएबल का मतलब ये है कि ये इनके ऊपर प्रेशर डालने पर ये एक शीट की फॉर्म में फैल जाते हैं, और डक्टाइल का मतलब ये है कि इनके तार बनाए जा सकते हैं, इनको खींचकर इनके तार बनाए जा सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसमें एग्जांपल देखिए, निकल, कॉपर, Fe, Zn या जितने भी प्रकार की एलॉयज़ हैं, मिश्र धातुएं हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर काउंट होती हैं। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक मेटलिक जो सॉलिड है उसका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। तो ये इसमें कर्नेल जो हैं वो बने हुए हैं, पॉजिटिव आयंस जो हैं वो कर्नेल हैं, और इसके बाहर जो आप देख रहे हो ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का समुद्र मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने बाहर इनमें से हमने हटा दिए थे वैलेंस शेल के, वो इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से बाहर घूमते रहते हैं। फिर हम बात करते हैं कोवेलेंट सॉलिड की, सहसंयोजक ठोसों की। तो सहसंयोजक ठोस जो हैं इनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, अवयवी कण हैं, वो एटम होते हैं जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है या सहसंयोजक बंध पाया जाता है। इनको जाइंट मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है, हिंदी में इनको बोलेंगे वृहद अणु। और ये सॉलिड होते हैं, कोवेलेंट सॉलिड जो हैं वो हार्ड होते हैं, है ना, बहुत ही ज़्यादा ठोस जो है कठोर प्रवृत्ति के होते हैं। एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो इनके अंदर आप ये कह सकते हो कि कुछ एग्जांपल तो ऐसे हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट पूरे वर्ल्ड के अंदर, मतलब जितने भी मेटल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा होता है ये। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर हैं, और कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न जो है इनकी बहुत हाई होती है। एग्जांपल में हम देखेंगे डायमंड, और ग्रेफाइट भी इसका एग्जांपल है, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिका और बोरोन नाइट्राइड, ये इसके एग्जांपल हैं। ये आप इसमें डायमंड की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो डायमंड की जो है 3D स्ट्रक्चर है। ये इसके अंदर रेड डॉट जो है वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कार्बन के बीच में जो डिस्टेंस है 154 पिकोमीटर जो है इसके अंदर शो करी हुई है। और आप ये भी देख रहे हैं कि कार्बन के चारों वैलेंसी जो हैं वो कार्बन ही उनको सेचुरेट कर रहा है। कार्बन की चारों वैलेंसीज पे, चारों संयोजकताओं पर कार्बन ही जुड़े होते हैं। तो ये आप इसके अंदर, फिर दूसरी स्ट्रक्चर जो है वो ग्रेफाइट की है। इसमें आप देखेंगे कि कार्बन जो है उसकी 3 वैलेंसी जो हैं वो तो पूरी हो रही हैं, और चौथी वैलेंसी जो है वो खाली रह रही है। तो वो जो 4th वैलेंसी खाली रह जाएगी उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचेगा। उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है या विद्युत का चालन होता है। दूसरा आप इसमें ये देख रहे हैं कि ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, परतीय संरचना होती है, परतें बनती हैं, और 2 परतों के बीच में ये डॉट डॉट करके आप देख रहे हो कि इसमें बॉन्ड बनाया हुआ है। 340 पिकोमीटर जो है डिस्टेंस रखी गई है। तो ये बॉन्ड जो हैं वो वांडरवाल फोर्सेस होते हैं जो कि बहुत ही वीक नेचर के होते हैं। ग्रेफाइट के ही अंदर जो कार्बन और कार्बन के बीच में डिस्टेंस है वो 141.5 पिकोमीटर होती है। तो ये ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर आप देखेंगे इस तरीके से होती है। जो डायमंड है उसके अंदर कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो संकरण होगा, वो sp3 होगा, जबकि जो ग्रेफाइट है उसके अंदर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 होता है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर से हमें पता चल जाएगा।